हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर बीटी बैच एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 है, थोड़ा छोटा ही चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और ये नोट्स आपको एज आई प्रीवियसली सेड कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। So make sure to join that channel and get the notes. Okay, तो हम स्टार्ट करें उससे पहले हम ये देखते हैं हमने पहले क्या पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, कई तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे हमने, मैट्रिक्स, डिविजनल, फंक्शनल, ओके, जियोग्राफिकल। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस बिहेव कैसे करता है। ओके, इसी को हम कहते हैं कल्चर। जैसे आपने सुना होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इनफॉर्मल कल्चर है, इसका बड़ा फॉर्मल कल्चर है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे दो स्कूल हैं, दोनों का एग्जैक्ट सेम टाइम टेबल और सब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल एक स्कूल जो है वो काफी स्ट्रिक्ट फील होता है और फॉर्मल होता है, लेकिन दूसरा जो है वो फ्रेंडली और फ्रीली फील होता है। ठीक है, यही डिफरेंस जो है फील में, इसे कल्चर कहते हैं। अब हम इसमें कुछ फेमस राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, के लिखे हुए कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और शॉर्टर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, उसका पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड कस्टम्स दैट शेप हाउ पीपल बिहेव इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन. The simplest way to remember it, culture is the way we do things around here. ओके, कि अगर आपको किसी से अपर लेवल से कम्युनिकेट करना है तो आपको डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक तरीका है चीजों को करने का। और दूसरा, आप सिंपली अपर मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। तो एक ही चीज करने के कई तरीके हो सकते हैं। ओके, अब इजी एक्सप्लेनेशन। No two organizations, easy explanation. No two organizations behave exactly alike, even if they do the same business. A bank in one country may expect employees to wear formal suits and never question a manager. Another bank elsewhere may allow casual dress and open debate. Same industry, different culture. Culture is not always written down anywhere. New employees usually pick it up by watching how senior staff behave. Culture can also change, sometimes slowly over the years and sometimes suddenly. For example, after the death of a founder or a hostile takeover. अब कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नॉर्म्स, सिंबल्स, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ्स एंड स्टोरी स्लैश हिस्ट्री. ओके, नॉर्म्स क्या होते हैं? द अनरिटन रूल्स ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर, लाइक एन like an informal dress code that everyone just follows. Then, symbols, action or object that represent something meaningful, like celebrating a colleague's birthday with a cake or company logo and office layout. Okay, ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेलिब्रेट अ कलीग्स बर्थडे विद अ केक रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की केयर करते हैं। ओके, दे मीन समथिंग टू यू। ओके, then shared values and beliefs. The core things the organization believes are important, like a genuine belief that our people come first. Then story slash history. The tales of how the founder started the business and overcome early struggles are often repeated to new staff and become part of a culture too. ओके, ये मोटिवेशन के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री से ये चीजें बताई जाती हैं। ओके, like at Google, casual dress, open office layout, and flexible hours are norms and symbols that reflect its core belief in creativity and employee freedom. अब हमें इसमें याद क्या रखना है? हैंडी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी? कल्चर इज द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर. ओके, watch out in MCQ for reworded definitions, the form of belief, knowledge, attitude, norms, and customs. These were distractors, not Handy's real wording.
ओके, ये यहाँ पर जरूरी है। एमसीक्यूज में वो इस चीज को रीवर्ड कर देता है, डेफिनेशन को। हमें याद रखना है कि ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं। रियल वर्डिंग क्या है? कल्चर इज द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। Then, culture is invisible on paper, but it silently controls how employees actually behave every single day. Now, what are the factors that shape the culture of an organization? Culture कैसे बनता है? Culture किस बातों से इफेक्ट होता है? तो इसके 6 मेजर फैक्टर्स हैं, और इसका इजी वे टू रिमेम्बर है टैडो। इट्स अ काइंड ऑफ नेमोनिक। ओके, आप इससे याद रख सकते हैं। साइज, टेक्नोलॉजी, एज, डाइवर्सिटी, हिस्ट्री एंड ओनरशिप। अब सबका पढ़ते हैं कि मतलब क्या है। Size: a small business tends to have an informal, personal culture. A huge company usually needs more formal rules and procedures. Simple: a highly tech-driven company, like a software firm, often have a fast, innovative culture. A traditional manufacturer may have a more routine-based culture. एक जो टेक ड्रिव, क्योंकि टेक हमेशा इवॉल्व होता रहता है, टेक हमेशा चेंज होता रहता है, तो उनके में फास्ट इनोवेटिव कल्चर होगा। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर है, जो एक ही टाइम पे बहुत चीजें वैसे ही बनाता आ रहा है, तो वहां पर रूटीन बेस्ड कल्चर है कि हाँ भाई डेली यही काम करना है। ठीक है। Then, diversity. A company with diverse products, location, or people usually develops a more flexible, adaptive culture. Okay. Age: an older established company may have a traditional culture built on years of experience. A young company may have a more experimental culture. अगर एक कोई 100 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है, तो उसका एक वो कल्चर बिल्ड हो चुका है, उसका एक ट्रेडिशनल कल्चर बन चुका है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन एक जो यंग कंपनी है, वो हो सकता है ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो, वो नए नए तरीके, नए नए आइडियाज निकाल के लाए और उन पे एक्सपेरिमेंट करे, तो वहां पर क्या है? एक्सपेरिमेंटल कल्चर। ओके। अब हिस्ट्री किसी भी कंपनी की बड़ी मैटर करती है कल्चर के लिए। पास्ट सक्सेसेस एंड फेलियर शेप हाउ थिंग्स आर डन. Companies often repeat what worked before. Then, ownership. A company owned by one founder tends to reflect that founder's personal style. A company with thousands of small shareholders behave differently. अगर एक ही बंदा ओन करता है कंपनी को, एक ही फाउंडर है, ठीक है, तो वो उस फाउंडर का पर्सनल स्टाइल रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर बहुत सारे हजारों शेयर होल्डर हैं कंपनी में, तो देन कंपनी जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। उसके बाद कुछ और फटल इन्फ्लुएंसेस जो हो सकते हैं। Beyond the 6 major factors above, some smaller but important influence also shape culture. Degrees of individual initiative. Are staff encouraged to decide things themselves, or must everything go to the top? Are managers allowed to take bold risks, or they must stick to safe strategies? Clarity of direction. Are goals and expectations clearly communicated? Integration between groups. Do departments cooperate freely or stay separate? Reward system. Are reward are people rewarded purely on performance? Conflict tolerance. Are employees allowed to openly raise complaints? Communication patterns. Is communication formal through the hierarchy or informal, direct and open? Formality of stress and office layout. Are these strict rules on appearance and workspace? The kind of people employed: young versus experienced, graduate versus specialist, etc. Okay. Remember, 6 major factors तुम्हें याद रखने हैं। Key takeaway: culture doesn't appear from nowhere. It's shaped by real identifiable factors about the business itself. Okay. Then, Shane model of culture. Okay. Shane believed that the founders slash first leaders of a company creates its culture. Later, leaders are only chosen if they fit and support this original culture, which is why culture can be very hard to change. ओके, मीन्स जो फर्स्ट फाउंडर या फर्स्ट लीडर्स होते हैं कंपनी के, वो कल्चर क्रिएट करते हैं, और बाद में जो लीडर्स चूज करे जाते हैं, वो तभी चूज करे जाते हैं जब वो फिट करते हैं और सपोर्ट करते हैं ओरिजिनल कल्चर को। इसलिए ये बहुत हार्ड बनाता है कल्चर को चेंज करना। ठीक है। अब इसको शेन ने 3 लेवल में कल्चर एक्सप्लेन करके बताया, लाइक एन आइसबर्ग। ओके, सम पार्ट्स आर इजी टू सी,
some are hidden deep down. सबसे पहला आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट्स के बाद स्पाउस वैल्यूज, और उसके बाद बेसिक अजम्पशन। आर्टिफैक्ट में क्या है, जो इजीली सीन है, जो तुम्हें आराम से ऊपर ऊपर दिख जाएंगे, विजिबल ऑन द सरफेस, ड्रेस, प्रोसेस, लोगोस, बिहेवियर, ठीक है। देन स्पाउस वैल्यूज, इसमें क्या होता है, स्टेटेड गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये रिटन डाउन होते हैं और इन्हें बोला जाता है, ये मिशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। रिटन डाउन फ्लैश स्पोकन। अब इसमें आता क्या क्या है, कंपनी के स्लोगन और मिशन स्टेटमेंट, उससे पता चलता है कि कंपनी का कल्चर कैसा है। उसके बाद बेसिक अवम्पशन, ये जो है हिडन होती हैं, अनकॉन्शियस होती है, और ये सबसे ज्यादा हार्ड होती है टू आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं नीचे। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, द थिंग्स यू कैन फिजिकली सी, सच एज ड्रेस कोड, ऑफिस डिफाइन, और द वे पीपल ग्रीट ईच अदर। देन spouse value, the organization stated aims, strategies and slogans like customer first printed on the wall. Then basic assumptions and values, the deep unconscious beliefs that truly drive behavior, which are rarely spoken about openly. New employees usually struggle most with the third level basic assumptions because nobody explained it to them. They must observe and absorb it over the time. This is also why changing deep culture is so difficult. A company espouses value maybe we care about work-life balance, but its basic assumption, the real unspoken belief, might actually be those who stay late get promoted, creating a mismatch between what is said and what truly happens. अब हमें इसमें क्या याद रखना है कि शेन के तीन लेवल हैं, आर्टिफैक्ट जो कि दिखते हैं, स्पाउट वैल्यू जो कि बोली जाती है, और बेसिक अजम्पशन जो कि डीपली बिलीव्ड और अनकॉन्शियस, ठीक है। Deepest level of culture is invisible and unspoken, which is exactly why culture is so hard to change quickly. Then हैंडी फोर कल्चर टाइप। अब उसके बाद हैंडी में चार तरीके के कल्चर टाइप दिए, ठीक है। अब ये ना इन्होंने उसको ग्रीक गॉड से भी वो करा है, हाँ, ये इनका मेमोरी सिंबल है, ठीक है। अब उन्होंने चार तरीके के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिए, पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर और पर्सन कल्चर। पावर को उन्होंने नेम करा व्यू से, ओके। और इसका कोर आइडिया क्या है, वन सेंट्रल पर्सन होल्ड ऑल पावर एंड कंट्रोल एंड देयर आर फ्यू फॉर्मल रूल्स। टिपिकली कहाँ मिलता है ये, स्मॉल और ओनर मैनेज्ड बिजनेस में एक सेंट्रल पर्सन के हाथ में सारी पावर और कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद रोल कल्चर को उन्होंने अपोलो के उस पे नेम करा, अपोलो ग्रीक गॉड, ओके। इसमें क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड हायरार्की डिसाइड करके कि थिंग्स कैसे डन, चीजें कैसे करी जाएगी, और ये बहुत ज्यादा रूल्स पे स्ट्रांग होते हैं। कहाँ होता है ये, लार्ज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में और स्टेबल इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद टास्क कल्चर, इसको उन्होंने नेम करा अथीना ग्रीक गॉड के उस नाम पे, ओके। अब इसमें क्या कोर आइडिया है, फोकस इज ऑन कंप्लीटिंग द टास्क स्लैश प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबल टीम वर्क। उसके बाद ये कहाँ मिलता है तुम्हें, प्रोजेक्ट टीम्स में और कंसल्टिंग फर्म्स में। उसके बाद पर्सन कल्चर, जिसको उन्होंने नेम करा डायनिसिस ग्रीक गॉड के नाम पे, और इसका कोर आइडिया क्या था, एग्जिस्ट मेनली टू सर्व द इंडिविजुअल विद इन इट मिनिमम मिनिमल हायरार्की। अब ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, स्मॉल पार्टनरशिप, बैरिस्टर्स, चैम्बर्स, डॉक्टर्स, प्रैक्टिसेस, ठीक है। कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं हमें उन्हें सर्व करना है, ओके। अब इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पावर कल्चर, व्यू। अब इसमें क्या है, वन डोमिनेंट लीडर स्लैश ओनर कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वेरी फ्यू फॉर्मल प्रोसीजर्स, स्टाफ टेक डायरेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप पर्सन, कॉमन इन इंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर बिजनेस, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। उसके बाद रोल कल्चर, अपोलो, स्टाफ आर डिफाइंड बाय देयर जॉब डिस्क्रिप्शन स्लैश ड्यूटीज, नॉट पर्सनल एम्बिशन, ओके। Strong emphasis on hierarchy, status and formal rules. Rules must be strictly followed by all. ये रूल्स के ऊपर चलते हैं, रूल जो है वो फॉलो होने चाहिए। उसके बाद स्टाफ टेंड टू बिलीव दैट सिंपली मीटिंग देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स विल स्लोली मूव देम टू सीनियर मैनेजमेंट ओवर टाइम। और उसके बाद बेस्ट इन स्टेबल एंड अनचेंजिंग एनवायरनमेंट।
Then task culture, Athena. Everything is focused on getting the specific job slash project done. Staff are flexible and teamwork driven. Job titles matter less than results. Each person's individual contribution is recognized and appreciated since the team depends on everyone input. तुम्हें अपना जो तुम्हारा स्पेसिफिक जॉब का जो तुम्हारा काम है जो टास्क है वो तुम्हें कंप्लीट करना है. मेन फोकस उसमें वही होता है. ठीक है. टीम वर्क ड्रिवन जो है यहाँ पर काम होता है और स्टाफ फ्लेक्सिबल होता है. जॉब टाइटल कम मैटर करते हैं, रिजल्ट ज्यादा मैटर करते हैं. इससे स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है. क्यों? क्योंकि डेडलाइन समटाइम कम बिफोर स्टाफ वेलबींग और इवन क्वालिटी. तुम कह रहे हो जी छुट्टी चाहिए, तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं जी डेडलाइन है ऑडिट की, आज तो क्लोज करना ही करना है क्लाइंट. ठीक है. तो ये कई बार स्टाफ को नीचे कर देता है, स्टाफ वेलबींग को. उसके बाद पर्सन कल्चर, डाइंसिस. अब इसमें क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व द नीड ऑफ अ few prominent talented individuals within it, not the other way around. Very little hierarchy. Individuals largely work independently. Depends heavily on the specific talent of the people involved. Like a small family-owned uh, shop run entirely by its founder. ये है power culture. An army with strict duty, rank and slow promotion through the hierarchy. ये है role culture. And a film production crew working intensely as a team to finish shooting on time. ये है task culture. A group of independent barristers sharing office space and admin support. ये है person culture. ठीक है. ये रिमेंबर वाला याद रखना है और की टेक अवे वाला भी एक बार पढ़ना है जरूर. ठीक है. देन हॉफस्टेड का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर. हॉफस्टेड की स्टडी जो उन्होंने एम्प्लॉय पर करी ऑफ द सेम कंपनी आईबीएम वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, वो क्या बताती है वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. ये किस लिए फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि नेशनल कल्चर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है वर्क प्लेस के बिहेवियर को. अब इसमें उन्होंने ओरिजिनली 4 डायमेंशन जो है वो डिस्कवर करी और बाद में 2 और ऐड करी, तो टोटल हो गई 6 डायमेंशन. अब उन्होंने पढ़ते हैं. पहला, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. टास्क एक्सपेक्ट टू बी जज ऑन पर्सनल अचीवमेंट एंड लोअर एंड क्या होगा स्केल का, टास्क प्रेफर ग्रुप गोल एंड ग्रुप बेस्ड असेसमेंट. कलेक्टिविज्म हुआ तुम्हारा टास्क प्रेफर ग्रुप गोल एंड ग्रुप बेस्ड असेसमेंट. एंड इंडिविजुअलिज्म टास्क एक्सपेक्ट टू बी जज्ड ऑन पर्सनल अचीवमेंट, कि भाई हमें ग्रुप के बेस पे मत तोलो, हम तो पर्सनल हमारा बताओ हमारा क्या रहा. ठीक है. उसके बेस पे हमें जज करो. उसके बाद अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. टास्क डिसलाइक एम्बिग्यूटी एंड प्रेफर फॉर्मल रूल्स एंड क्लियर गाइडेंस. और लोअर एंड staff are comfortable with risk and going beyond their normal role. उसके बाद पावर डिस्टेंस. हाई एंड क्या है, टास्क एक्सेप्ट अनइक्वल पावर, एक्सपेक्ट टू सिंपली फॉलो सीनियर मैनेजर की, जो सीनियर मैनेजर कहेंगे हम तो वही फॉलो करेंगे. ठीक है. उन्हें अनइक्वल पावर चलती है. और लो एंड क्या है, टास्क एक्सपेक्ट टू बी कंसल्टेड एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन. उसके बाद मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी. कल्चर वैल्यू स्टेटस, पे राइज एंड कॉम्पिटिशन. और लो एंड कल्चर वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस एंड रिलेशनशिप. उसके बाद लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन. हाई एंड फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड, सेविंग, अडेप्टिंग टू चेंज. और लो एंड फोकस ऑन ट्रेडिशन, पास्ट प्रैक्टिस एंड सोशल ऑब्लिगेशन. उसके बाद इंडल्जेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट. इसमें क्या है, फ्री इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड फन इज इनकरेज्ड. और लोअर एंड स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स कंट्रोल एंड लिमिट पर्सनल इंजॉयमेंट. आपको एक मेमोरी पॉइंट, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, मी कल्चर वर्सेस वी कल्चर. अनसर्टेनिटी और अवॉइडेंस, हाउ मच अ कल्चर डिसलाइक्स द अननोन. उसके बाद पावर डिफरेंस, हाउ मच इनइक्वालिटी इन पावर इज एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन. देन masculinity and femininity, competition and status versus balance and relationship. Then long term slash short term, future focused versus tradition focused. Then indulgence slash restraint, freedom to enjoy life versus strict self control. Real life example, staff in a high uncertainty avoidance country prefer detailed script and clear instructions from managers. Okay, like a call center with fixed scripts.
while staff in a low power distance country expect to consulted before decisions are finalized rather than just told what to do. ये रिमेंबर और की टेक अवे याद रखना है। देन हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ अगर पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन: the informal organization is the network of personal relationship, friendship, and unofficial communication that develop naturally among staff, separate from the official organization chart. It is best understood as being closely linked to an organization culture. It is the human, unwritten side of the business. Relationship with the formal organization. The formal organization is the official structure defined by management, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेचुरली अलोंगसाइड ग्रो होती है, ऑफन क्रॉसिंग बिटवीन डिपार्टमेंट एंड लेवल वाइज की दोस्त बन जाते हैं, बातचीत हो जाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ग्रो होती है अंदर ही अंदर। ओके, and every formal organization has some degree of informal organization living inside it. This is unavoidable. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ हद तक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती ही है, तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अब एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? बेटर मोटिवेशन: व्हेन मैनेजर वर्क वेल अलोंगसाइड इनफॉर्मल ग्रुप, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी यूजुअली राइज। Then, stronger interdivisional communication. Informal networks often pass information across departments faster than formal channels, which can boost innovation. Then, social control. Informal peer pressure encourages staff to conform to the organization accepted norms and behavior. Okay, like staff avoid dressing too casually if colleagues would disapprove. Then disadvantage of the informal organization: resistance to change. The informal organization can form a major part of the opposition management faces when trying to introduce change. सब इकट्ठे होकर हम कह रहे हैं हम तो change allow नहीं करेंगे। Then grapevine effect. Inaccurate information or rumors can spread quickly through the informal network and damage the trust. Then excess conformity. Because the informal organization pushes staff to conform to group norms, staff may deliberately underperform to avoid showing up other colleagues, which can hurt overall productivity. Now, how managers should handle it? Try to adapt the formal structure so it works with the informal one, not against it. Then, keep the formal structure a little flexible so healthy informal relationships can thrive. Then, always consider the informal organization likely reaction before making major decisions. Okay, if output falls in a factory because two informal colleagues of workers refuse to cooperate, the real problem may not be the official structure at all. Management could fix it by mixing members of both groups together during training session rather than redefining the whole formal chart. ओके, रिमेंबर एंड की टेक अवे। और हमारा चैप्टर 3 होता है यहीं पर एंड। चैप्टर काफी प्यारा था, काफी जरूरी चैप्टर था। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस मेनली हमारे 3 मॉडल है, एक हॉस्टेड, एक शेन एंड अदर एक नाम क्या था? हाँ, अदर इज हैंडी 4 कल्चर टाइप्स। ओके, हैंडी, शेन एंड हॉस्टेड। ओके, तो ये आपको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके। ओके, आपकी कैप्लन किटन से और स्टडी हफ्ते से। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि कई बार कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ रह जाते हैं, वो फिर मैं क्वेश्चन वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।